नमस्ते, मैं डॉक्टर संपत राम रैगर, आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 के प्रश्न पत्र सेकंड में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का एक विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति के कारण कोई संयोग मात्र नहीं है, अपितु सुविचारित अवधारणा थी और इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावना को रोकना। गुट निरपेक्ष अवधारणा से के युद्ध के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों के शक्तिशाली राष्ट्रों से अलग रह करके उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। मेन जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करते हैं। जहां 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहां आज निर्गुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई, यानी उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चीन, कास्टिका, क्रोएशिया, अल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, यूक्रेन, उरुग्वे और देशों में निरपेक्ष आंदोलन की पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है, वो सुपरविजन करेंगे। गुट निरपेक्ष का उदय क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व के दो विरोधी गुट, जिसमें पहला सोवियत गुट और दूसरा अमेरिका गुट में विभक्त हो चुका था, दो बढ़ चुका था, और दूसरी ओर एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। ये जो गुलामी के राष्ट्र थे वो स्वतंत्रता उनको मिल रही थी। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों की तरह तरह के दबाव डाल रहा था। अमेरिका के द्वारा ये दबाव आ रहे थे ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुट निरपेक्ष में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिका की पूंजीवादी दोनों को अस्वीकार करते थे, वो दोनों को नहीं मानते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। उनका ये विश्वास था, यह मानना था कि उनका प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकती है जो गुट विभाजन को अधिक जटिल, संतुलन प्रणीत और अंतर्राष्ट्रीय संयोग में सहायक हो सकती है। गुटों में अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षता एशिया और नवोदित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता थी, और इसी संदर्भ में 1947 के स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने नीति का पालन करना शुरू किया, इसी प्रकार से जो दूसरे देश कर रहे थे। उसके बाद में एशिया के अनेक देशों ने इस नीति को अपना आस्था व्यक्त की, और जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी अपनी नीति का अवलंबन शुरू किया। भारत में जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की अवधारणा को काफ़ी मजबूत किया, उसको बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की राजनीतिक ध्रुवीकरण के गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। लंबे औपचारिक आधिपत्य में स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद में किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक ऐसी दलने की स्थिति है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से तो दूसरे राष्ट्रों के साथ परतंत्र हो रहे थे, अब नहीं चाहते थे कि वो उस प्रकार से उनकी अधीनता को स्वीकार करें। और साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसे भूमिका की तलाश में थे कि वो आत्मसम्मान और क्षमता में अनुरूप हो। क्षमता के स्तर पर किसी भी एक राष्ट्र के लिए स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयास था। ये इस प्रकार की संभावना अत्यंत संदिग्ध बनी हुई थी। अतः आत्मसम्मान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के समूह में पहल न सिर्फ वांछनीय थी जबकि आवश्यक थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता की गुट निरपेक्षता का वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी, और इसी प्रक्रिया को शीत युद्ध के तत्कालीन राजनीति के वातावरण में गति मिली। गुट निरपेक्षता की अर्थ और परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो गुट निरपेक्षता 5 दशक तक चल रही थी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इस व्यवहार में ला रहे हैं, फिर भी ये नहीं माना जा सकता है कि किन किन देशों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है।
वे गुटनिरपेक्षता को सही सही अर्थों में समझते हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि गुटनिरपेक्ष देशों में भी अब भी गुटनिरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। दूसरा जो कारण है वो यह है कि गुटनिरपेक्षता देशों की संख्या में 2-3 दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि गुटनिरपेक्षता की सही सही अर्थों में अभिप्राय का प्रश्न खास मतभेद पैदा करता है। गुटनिरपेक्षता शब्द जिस नीति या दृष्टिकोण का द्योतक है उसका बोध कराने के लिए यह एक ही मात्र शब्द नहीं है और ये एक ही संतोषजनक शब्द नहीं है। ये शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था या बनाया था। वे भी इस बहुत से प्रश्न नहीं थे, क्योंकि इस शब्द का प्रकटता है एक निषेधात्मक ध्वनि गुटनिरपेक्षता को अप्रतिबद्धता या संप्रक्तता या तटस्थता या तटस्थवाद या सकारात्मक तटस्थता या सकारात्मक तटस्थवाद, गतिशील तटस्थता और इसके अलावा स्वतंत्र सक्रिय नीति में और शांति सक्रिय अस्तित्व भी कहा गया है। इसके संबंध में प्रोफेसर MS राजन के अनुसार इनमें से कुछ शब्दों और शब्दाबंध तो केवल अर्थजाल का द्योतक है। यह जाल गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों से बुना हुआ है जिन्होंने इसे सहानुभूति नहीं अपितु इसे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस शब्द के बारे में इसकी वो की है। भले ही गुटनिरपेक्षता देशों की प्रवक्ता उन सभी समर्थक देशों के शब्दों का प्रयोग कर लेते होंगे। इसके अलावा इस शब्द का प्रयोग हम जॉर्ज श्वार्ज़नेबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए इसके संदर्भ में 6 अर्थों की व्याख्या की। गुटनिरपेक्षता को इन सब से भिन्न बताया। ये 6 जो अवधारणाएं हैं अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद, असंलग्नता, बहुत सारे शब्दों को दिया। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की शर्तें क्या हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के सदस्य बनने के लिए 5 मापदंड निर्धारित किए गए हैं। ये 5 मापदंड जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मापदंडों के संबंध में काफ़ी समझौता करना पड़ा और अंततः इन मापदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों की राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंप दिया गया जिन्होंने काहिरा में तैयार बैठक में भाग लिया था। इसके साथ ही अन्य मापदंडों के अनुसार किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यह वह एक प्रकार की नीति के पक्ष में रवैया जाहिर कर सके तो उसको काफ़ी इसे निरंतर राष्ट्रीय और स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए। किस पद पर किस रूप में यह समर्थन हो इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है। तीसरा जो मापदंड है वो सैनिक गठबंधनों के सदस्यों की संबंधित है। गुटनिरपेक्ष समझने के लिए देश को बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा और 5वां मापदंड यह है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो वह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संपर्क में नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से या इसी बात से मिस्र, इराक, सीरिया ने भी समय से सैनिक सहायता के लिए सिलसिले में यहाँ तो सोवियत संघ या यूँ कहें कि अमेरिका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथियोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को और सऊदी अरब के किसी भी समय अपनी भूमिका पर पश्चिमी सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दी थी। आज तक गुटनिरपेक्षता की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए और या कुछ इस प्रकार से पुराने सदस्यों को बने रहने के लिए हल्ला मचा रहता है। सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं और वे दूरगामी प्रभावों की चिंता के बगैर ही तदर्थ निर्माण ले लिए हुए। कुल मिलाकर के सामान्य मापदंड यही रह गए हैं कि इनके सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमेरिका गुटों के सदस्य नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक ही जो बात कही कि उनका सदस्य नहीं होना चाहिए। गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहित देने वाले कारणों को हम बताएंगे। कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता क्यों अपनाता है? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गुटनिरपेक्षता के अभ्युदय यानी उसके उदय के कारण रहे हुए हैं। उन कारणों की जो पहली चर्चा हो यह है शीत युद्ध। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की
इतनी विषय स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरोधी कटु वाण और आरोपों में की वर्षा होने लगी। और ये कहना उचित होगा कि बारूद के गोलियां लड़ने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष ने होती हुई भी कागजों के गोले, अखबारों में लड़ने वाले परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार प्रसार का तुलमूल संग्राम छिड़ गया। तो इसका मेन कारण है। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक विश्वास व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों की गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के लिए दूसरा जो प्रमुख कारण है वो एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था की थी। ये केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि शक्तियाँ प्रभुत्व प्रभाव अवशेषों के लिए एकदम मुक्त प्रतीत होती थी। उन्होंने ये महसूस किया कि गुटनिरपेक्षता आस्था की घोषणा करके जब किसी भी विशिष्ट प्रश्न पर या स्थिति पर संदर्भ में अपना जो दृष्टिकोण है उस कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये नीति कार्रवाई की स्वतंत्रता और व्यवहारिक रूप से सुदृढ़तापूर्वक स्थापित करके अपनी स्वतंत्रता का सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरी जो बात है सैनिक गुटों के पृथक रहना। 1945 के पश्चात में संसार में 2 गुट का उदय हुआ। 1945 से 55 की कालावधि के लिए एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। वे सभी शोषित एवं गरीब देश थे। संभवतः ये समय चाहते थे कि उन्हें गुटनिरपेक्षता की राजनीति में मिल जाने से ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि उन्हें इस समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण रूप से अवसर न मिल पाता और वो सदैव ही दबकर रह जाते हैं। इसके साथ साथ ही जो अगला जो कारण है वो अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा है। नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगता है कि गुटनिरपेक्षता के लिए विशेष दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक साधन थी। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं के साथ पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रों के हितों के किसी बड़े समूह में किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान न हो जाए। उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया मात्र न बन सकें। अगला कारण यह है कि स्वतंत्र देशों की स्वतंत्र विदेशी नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने आप को स्वतंत्रता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति फलस्वरूप आज भी ये किसी बड़े शक्ति या यूँ कहें कि उपग्रह की मात्र ही नहीं है, फिर तो एक दूसरे के संकेतों पर नाचने का एक वाद्य है। इसके साथ ही अगला जो बात आती है वो ये है कि आर्थिकरण। गुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक भी है। प्राय ये गुटनिरपेक्षता की आर्थिक स्थिति के पिछड़ने और उसे रहन सहन के लिए स्तर नीचा है। अतः विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय है संभवतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ ही विशेष रूप से मंजूरी देना और इसके अलावा इसके साथ साथ ही एक प्रमुख ध्येय ये भी है कि संभवतः त्वरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, परंतु इसके लिए इसके पास कोई पूंजी थी न कोई तकनीकी कौशल था। अतः अपने वैदेशिक अर्थनीतियों को जैसा मोड़ सकते थे वैसा नीचे कोई भी शर्त नहीं रखे, बगैर जहाँ से भी मिल जाएगी, क्योंकि इनकी सशक्त ज़रूरत थी। यहाँ कुछ उन्हें नहीं, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। उसे साफ करने लगा। अगर किसी भी एक गुट में शामिल होते हैं तो नहीं होने का मार्ग सबसे अच्छा है और उन्हें साफ लगा कि ये अगर किसी भी एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों की सहायता मांगने की अपेक्षित रहेगी, स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा। अब हम सम्मेलन की बात करें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन समन्वय और ब्यूरो शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए किन्हीं स्थायी सदस्यों की स्थापना नहीं की गई थी, फिर भी गुटनिरपेक्ष देशों के समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में संयुक्त कार्रवाई करने के लिए आंदोलन की प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर समस्याओं का विचार विमर्श करने के लिए 2 प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया। एक तो समन्वय ब्यूरो और दूसरा सम्मेलन। सम्मेलन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन होता है। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के 3 संस्थाएं होती हैं, जिसमें समन्वय ब्यूरो होती है, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है और एक शिखर सम्मेलन होता है। ये समन्वय ब्यूरो यानी कोऑर्डिनेशन ब्यूरो
गुटनिरपेक्ष देशों के निरंतर विचार विमर्श करने के कार्य को समन्वय स्थापित करने के लिए एक ऐसी उपयोगी एवं सक्रिय केंद्र है जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्रवाई भुजा कहा जाता है। इसका स्वरूप की तैयारी समिति की भांति जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे तैयार करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई अगुवाई करते हैं। समन्वय ब्यूरो से पहले 17 सदस्यों को सर्वसम्मति से नामजद करते हैं। मार्च 1983 की नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 66 हुई। इसमें 31 अफ्रीका के और 23 एशिया के और 10 लैटिन अमेरिका के और 2 यूरोपीय सदस्य थे। अब इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके साथ साथ मंत्री सम्मेलन, अगर हम मंत्री स्तर के सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष के विदेश मंत्री भाग लेते हैं, यानी जितने भी सदस्य हैं उनके विदेश मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन जहां गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करते हैं, वहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सहायता प्रदान करने के लिए इच्छुक देशों के साथ आवेदन पत्र या विचार विमर्श के लिए निर्णय भी लेती हैं और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करता है और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास भी वो करते हैं। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन होता है। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का बड़ा सम्मेलन होता है। इस प्रकार इस सम्मेलन को समय बड़ा सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन प्रति 3 वर्ष बाद में होता है। इसमें गुटनिरपेक्ष देशों की मुखिया शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन प्राय 4 प्रकार के सदस्य होते हैं: पूर्व सदस्य, पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य और अतिथि होते हैं। शिखर सम्मेलन के निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुटनिरपेक्षता देशों के लिए विभिन्न सम्मेलनों से मिलता है। गुटनिरपेक्षता देश को प्रति 3 वर्ष के शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। इसमें मुख्य 4 होते हैं। गुटनिरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्ष देशों के साथ में स्पष्ट रूप से अभियुक्त होते हैं और इसके साथ साथ ही गुटनिरपेक्ष देशों के पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्मेलन में वृद्धि होती है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज़ में बल मिला है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजनीतिक गंभीर विचार विमर्श के साथ साथ समाधान होते हैं। कई सुझाव भी आए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गहरे ढंग से प्रभावित किया है। अब गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को 22 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इन शिखर सम्मेलनों में पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ और 17वां शिखर सम्मेलन 17-18 सितंबर 2016 में मार्गरिटा वेनेजुएला में संपन्न हुआ। धन्यवाद।